नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा CDP प्रैक्टिस सेट दूसरा, यानी ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है KBS PRT से रिलेटेड। तो ध्यान रखिएगा, KBS PRT से रिलेटेड ये हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा होगा। आपको पता होगा कि हम हर प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, तो आज भी हम प्रैक्टिस सेट दूसरे में 30 प्रश्न कवर करेंगे। और आपको पता है कि KBS PRT में 60 प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाएंगे। तो उन 60 प्रश्नों की तैयारी जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको करा रहा हूँ। वीडियो आपको कैसा लगे, प्रश्नों का कलेक्शन आपको कैसा लगे, अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों के पास। तो चलिए दोस्त, आज का हमारा प्रश्न नंबर पहला है, और वो है प्रश्न नंबर पहला कि प्रेरणा के लक्ष्य को लेकर किए गए प्रेरणाजन्य कार्य में निम्न में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। प्रेरणा के लक्ष्य से रिलेटेड है और विशेषता पूछ रहा है। कौन सी विशेषताएं पाई जाती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए परिवर्तनशील, ऑप्शन बी लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी, और ऑप्शन सी है लक्ष्य प्राप्त से शांति। तो देखिए, अगर हम बात करें तो प्रेरणा के लक्ष्य को लेकर किए गए जो प्रेरणाजन्य कार्य होते हैं ये सभी आ जाते हैं। ये भी हमारे प्रेरणा में महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, और ये भी महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने लक्ष्य के पाने की चेष्टा कर रहे हैं तो ये आपके प्रेरणाजन्य की तरह कार्य करते हैं। प्रेरणा टॉपिक आप पढ़े होंगे तो ये प्रश्न उसी से रिलेटेड है, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर दूसरा कि यदि आपकी कोई बुरी आदत है और एक शिक्षक होने के नाते आपको, देखिए आपके KBS PRT के जो पेडागॉजी का सेशन है उसमें जो है डायरेक्टली टीचर की जो लीडरशिप होती है वो टॉपिक दिया गया है। कक्षा में बच्चों का रोल क्या होता है, अध्यापक का रोल क्या होता है, कैसे अध्यापक एक निर्देशक पूर्वक कार्य करता है, वो सभी ऐसे टॉपिक जो है आपके पेडागॉजी सेक्शन में दिए गए हैं। तो ऐसे प्रश्न जो है उसी टॉपिकों से रिलेटेड हैं। तो यदि आपकी कोई बुरी आदत है और एक शिक्षक होने के नाते आप चाहते हैं कि कोई भी छात्र उसका अनुकरण न करें, तो आप निम्न में से क्या करना पसंद करेंगे। ऑप्शन ए है उस आदत को छोड़ देंगे, ऑप्शन बी है उसका प्रयोग छात्रों के सामने नहीं करेंगे, और ऑप्शन सी है छात्रों की अपने व्यवहार से तुलना करना पसंद नहीं करेंगे, और ऑप्शन डी है अपनी आदत बनाए रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, जो आपकी एक बुरी आदत है और आप नहीं चाहते कि बच्चे उसका अनुकरण करें, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम छात्रों के सामने ही प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। उसका प्रयोग छात्रों के सामने नहीं करेंगे, और जब उनके सामने नहीं करेंगे तो वो उसका अनुकरण भी नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरा का देखिए, उस आदत को छोड़ देंगे, इसका बेस्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, क्योंकि उसका जो आदत है उसको छोड़ देंगे ये जरूरी होता है। मैंने दूसरे वाले ऑप्शन को पहले ही पढ़ लिया। ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा विकल्प सही हो जाएगा, मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया पहले ऑप्शन पर, तो दूसरा का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, थोड़ी गलती हो गई, चूक हो गई पढ़ने में। प्रश्न नंबर तीसरा है कि बालकों में करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी होता है। चूंकि क्यों उपयोगी होता है भाई। ऑप्शन ए है कि इसमें बालकों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, ऑप्शन बी है इसमें बालकों का सक्रिय या क्रियाशील रहते हैं। ये जो आप करके सीखने के सिद्धांत की उपयोगिता की बात हो रही है बालकों के लिए। ऑप्शन सी है इसमें बालकों का ज्ञान अधिक समय तक अस्थायी रहता है, और डी है इसमें बालकों का ज्ञान व्यवहारिक होता है। काफ़ी मतलब एक अच्छे ऑप्शन इस प्रश्न में दिए गए हैं, जो कि आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट ये ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, देखिए बालकों में करके सीखने के सिद्धांत की अगर उपयोगिता की बात करें तो इसमें बालकों का ज्ञान जो है अधिक तक अस्थायी रहता है। तो इस तरह से हमारा सी वाला विकल्प जो है तीसरा का सही हो जाएगा, कि इसमें क्या होता है कि बालकों के ज्ञान जो है अधिक समय तक अस्थायी रहते हैं। इस अगर करके सीखते हैं, अब कोई भी कार्य आप खुद उसको करेंगे तो वो ज्ञान आपके लिए अस्थायी रूप में
जो है सक्रिय रखता है उस कार्य के प्रति, तो ये एक अस्थायी रूप का कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प प्रश्न नंबर तीसरा का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथे पर चलते हैं कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना किस प्रकार का सीखना है। देखिए, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना किस प्रकार का सीखना है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 4 का। और हमारा जो विकल्प होगा कि वो अपेक्षाकृत सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा चौथा का, कि अपेक्षाकृत जो है वो अस्थाई होता है, उसी को हम सीखना कहते हैं। तो बालक के व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन जो होता है वो अस्थाई होता है, सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। अस्थाई दिया इसीलिए ये विकल्प नहीं हो सकता, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां है कि थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में निम्न में से किस पर विशेष बल नहीं दिया गया है। याद रखिएगा, आपके पेडागोजी सेशन में कुछ पॉइंट ऐसे दिए गए हैं जो सीखने से रिलेटेड है, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक का ही प्रश्न आ गया है। तो थॉर्नडाइक के प्रयत्न त्रुटि के सिद्धांत निम्न में से किस पर विशेषता पर बल नहीं देता है, किस पर बल नहीं देता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 5 का सी वाला सही हो जाएगा। समझ पर ये जो है विशेष ध्यान नहीं देता है। समझ पर कौन ध्यान देते हैं, तो गेस्टाल्टवादी ध्यान देते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प और बी वाला विकल्प इसके अकॉर्डिंग सही है। सी वाला विकल्प जो है इसका सही ऑप्शन होगा, जिस पर बल नहीं दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं कि आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। आपको बताना है कि किस पर निर्भर करती है अधिगम अनुभव की सफलता। ऑप्शन ए करके सीखने वाले छात्रों की तत्परता पर, ऑप्शन बी है शिक्षक के व्यक्तित्व पर, ऑप्शन सी है सीखने वाले की प्रेरणाओं पर, और ऑप्शन डी है सीखने की परिस्थिति तथा वातावरण पर। तो किस पर डिपेंड करती है, जो उसके अधिगम अनुभव की सफलता की बात करें तो हमारा विकल्प जो सही होगा वो होगा आप पहला, क्योंकि सीखने वाले छात्रों की तत्परता पर ही डिपेंड करती है। तो ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य के प्रति तत्पर नहीं है तो उसको वो सीख नहीं सकता है, उसमें सफलता वो हासिल नहीं कर पाता है। तो हमारा ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 7 है कि एक बालक में समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध निम्न में से किस स्तर से है। समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध निम्न में से किस स्तर से है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 7 का। प्रश्न नंबर ऑप्शन ए है कि स्मृति स्तर से, बी अवबोधन स्तर से, और सी है चिंतन स्तर से, और डी है संकल्पना से। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, ये तीनों स्तर है, ध्यान रखिएगा। इसमें सीखने के 3 स्तर होते हैं ना, ये तीनों स्तर है, याद रखेंगे तीनों स्तर। तो इसमें जो है अगर हम बात करें तो एक बालक के समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध की अगर हम बात करें तो वो चिंतन स्तर से हो जाता है, क्योंकि ये सबसे ऊपरी स्तर हो जाता है। समस्या समाधान ऊपर में आता है और ये जो है चिंतन स्तर के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 7 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे प्रश्न पर, और 8वां है कि पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, तो स्किनर। इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि किसी कार्य को करने में बालक को दिए जाने वाले पुरस्कार का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है कि किसी कार्य को सीखने में बालक को दिए जाने वाले पुरस्कार का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है कि बालक उस कार्य को देर से सीखता है, ऑप्शन बी है बालक उस कार्य को जल्दी सीख लेता है, और सी है पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा प्रश्न नंबर 9 का, वो आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो पुरस्कार का बालक पर जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है कि वह बालक उस कार्य को जल्दी सीख लेता है, ताकि उसके अंदर एक लालच हो जाती है जिससे उस कार्य को वो जल्दी सीख लेता है, उसमें रुचि हो जाती है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10, बालक के संज्ञानात्मक विकास के संबंधित संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया था। किसने प्रत्यय दिया था संज्ञानात्मक विकास के प्रति, तो वो देने वाले वैज्ञानिक कौन है प्रश्न नंबर 10 का, तो वो है बोंडूरा।
याद रखिएगा बंडूरा, ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11, एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं? और जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। ए वाला बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। स्थानांतरण के 3 रूप आपको पता होगा ना, एक तो प्रभाव डालता है, एक नहीं प्रभाव डालता है, और एक होता है एक पॉजिटिव प्रभाव डालता है, एक नकारात्मक प्रभाव डालता है, और एक होता है कि वो कुछ भी प्रभाव नहीं डालता है। और वही जो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर होगा, जो कुछ नहीं प्रभाव डालता उसको शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है कि शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास बालकों की मानसिक रिपोर्ट भेजने से क्या होता है भाई? अगर शिक्षकों के पास अभिभावकों के पास बालकों की मानसिक रिपोर्ट भेजने से क्या होता है? ऑप्शन ए, शिक्षक को गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है। ऑप्शन बी, शिक्षक को लोकप्रिय बनाता है। और सी है, शिक्षक और अभिभावक का संबंध बनता है। और डी है, बालकों के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व कम हो जाता है। तो इसका हमारा जो विकल्प सही होगा वो सी वाला विकल्प ही सही होगा, क्योंकि इससे शिक्षक और अभिभावक का संबंध जो है सकारात्मक बनता है और मजबूत बनता है। बाकी तीनों विकल्प निगेटिव मार्किंग को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? हाँ, विकल्प आपके सामने हैं, चारों वैज्ञानिक हैं। तो कौन है भैया अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक? तो वो हैं कोहलर महोदय, जो है गेस्टाल्टवादी हैं, जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत की ही बात करते हैं कि व्यक्ति के अंदर कोई भी सूझ, कोई भी चिंतन अचानक उत्पन्न होती है परिस्थिति के अनुसार, उसी को अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहते हैं। तो सी वाला विकल्प 13 का सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्न में से क्या एक बालक के लिए पुरस्कार एवं दंड का एक प्रकार है? निम्नलिखित में से क्या एक बालक के लिए पुरस्कार एवं दंड का एक प्रकार है? इसमें से एक प्रकार है, वो आपको बताना है कि पुरस्कार एवं दंड एक कैसा प्रकार है, वो आपको बताना है। एक बाह्य प्रेरणा है, या आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आएगा, या भाषाई प्रेरणा के अंतर्गत आएगा, या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो देखिए, पुरस्कार एवं दंड की अगर हम बात करें तो वो जो है बाह्य रूप से ही दिया जाता है। तो हमारा ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। पुरस्कार आंतरिक थोड़ी नहीं मिलता है, बाह्य रूप से मिलता है, इसीलिए दंड भी बाह्य रूप से मिलता है। हमारा ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि एक शिक्षक होने के नाते यदि आपका मन अपनी निजी समस्याओं से ग्रसित है तब आप क्या उचित समझेंगे? जब आप अपनी निजी समस्याओं से संबंधित ग्रसित होंगे, उस समय की बात हो रही है कि तब आप क्या उचित समझेंगे। विकल्प के अकॉर्डिंग ही मारना है आपको। ऑप्शन ए है कि बालकों को डांटकर अपना मन हल्का कर लेंगे। ऑप्शन बी है बालकों को पढ़ाएंगे नहीं। और ऑप्शन सी है बालकों से मारपीट करेंगे। और ऑप्शन डी है अपनी समस्या अपने तक ही सीमित रखेंगे। तो क्या सही है वो तो आप बता ही देंगे। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अपनी समस्या अपने तक ही सीमित रखना है, नहीं तो इससे दूसरे बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, आपकी कक्षा के एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 के करीब है, तो वह कैसा बालक होगा? प्रश्न नंबर 16 का विकल्प। और आपको पता होगा कि अति प्रतिभाशाली बालक जो है 150 से जो ऊपर होते हैं या करीब होते हैं, वो अति प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। 120 जो है 90 से 110 तक कौन से बालक? तो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है 17, निम्न में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के रूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी आवश्यक है? शिक्षा के रूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी आवश्यक है? पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप के प्रति बात हो रही है। प्रश्न नंबर 17, ए विकल्प है कि विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग। बी विकल्प है कि विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था।
और सी है विशेष पाठ्यक्रम की विशेषता, ऑप्शन डी है 17 का डी, 17 का डी विकल्प है उपयुक्त सभी। तो कौन सा पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप के लिए सम्मिलित की जानी आवश्यक बात है इसमें से, वो आपको बताना है। तो कौन सी बात इसमें से आवश्यक है, तो ये सभी बातें जो है पिछड़े बालकों के लिए आवश्यक हो जाती है। तो इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प, उसके लिए ध्यान रखिएगा विशेष शिक्षण विधियों का भी प्रयोग करना है, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था भी करनी है और विशेष पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि वो पिछड़ा बालक है और उसकी शिक्षा व्यवस्था के स्तर को ऊंचा करना है। ध्यान रखिएगा प्रश्न का, डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्न में से क्या बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का एक कारण नहीं है। क्या समस्यात्मक व्यवहार का एक कारण नहीं है बालक के, प्रश्न नंबर 18 क्या व्यवहार, ऑप्शन ए है निर्धनता, ऑप्शन बी है अत्यधिक लाड प्यार, ऑप्शन सी है मनोरंजन की सुविधा और डी है अनैतिक व्यवहार। तो क्या एक समस्या का कारण नहीं हो सकता, तो वो एक समस्या का कारण नहीं हो सकता। मनोरंजन की जो सुविधा है वो एक समस्या का कारण नहीं हो सकता है, समस्यात्मक व्यवहार का एक कारण जो है नहीं हो सकता है एक बालक के प्रति। तो 18 का हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है कि मौलिकता का गुण किस प्रकार के बालकों में पाया जाता है। आपको बताना है कि मौलिकता का गुण जो है किस प्रकार के बालकों में पाया जाता है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में, सी धनी परिवार के बालकों में और डी शिक्षित माता पिता के बालकों में। तो किस प्रकार के बालकों में मौलिकता का गुण पाया जाता है, तो वो पाया जाता है सृजनशील बालकों में। जो नए नए तरीके सोचते हैं ना, उनके में मौलिकता का गुण पाया जाता है। तो कभी कभी तो सृजनात्मकता का एक विशेषता के रूप में ही मौलिकता कार्य करता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं और यह प्रश्न है कि सीखने में बालकों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए एक अध्यापक को आवश्यक है कि वह, ऑप्शन है बालकों की रुचि उत्पन्न करे, पाठ में बालकों की रुचि उत्पन्न करे, बी अच्छे कार्यों के लिए बालकों की प्रशंसा करे और सी बालकों को सामूहिक कार्यों में भाग लेने के अवसर दे। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प। ये सभी जो है एक सीखने वाले छात्र या बालक के प्रेरणा के लिए ये महत्वपूर्ण तीनों ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा, ये अध्यापक के लिए आवश्यक कार्य हो जाता है। अगर आप अपने बच्चों को प्रेरणा देने चाहते हैं, उस कार्य के प्रति, उस परिस्थिति के प्रति सफल बनाना चाहते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 है कि बालकों में सीखने की क्षमता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है सीखने की क्षमता। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बालक के प्रति, और बालक से तो रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि आपके एग्जाम में बालक से रिलेटेड कई टॉपिक दिए गए हैं। चाहे वो संज्ञानात्मक, सामाजिक, बौद्धिक, सभी तरह की बात करें तो हर टॉपिक जो है आपके इस 60 नंबर के पेडागोजी सेक्शन में दिया गया है। तो ये तो प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, प्रश्नों का उत्तर लगाइएगा। प्रश्न नंबर 21 का विकल्प जो हमारा होगा वो होगा उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पर। बी वाला विकल्प जो है निर्भर करता है कि उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता पर ये निर्भर करता है। बी वाला विकल्प जो है 21 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर कि जब माता पिता घर से बाहर जाते हैं तब बालक कल्पना करता है कि वे उसके लिए खिलौने लाएंगे। यह किस प्रकार का चिंतन है। आपको बताना कि किस प्रकार का चिंतन है बालक के प्रति। प्रश्न नंबर 22 का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कल्पनात्मक है। कैसा चिंतन है ये आपको बताना है। कल्पनात्मक है, प्रत्ययात्मक है, प्रत्यक्षात्मक है और ये सभी। तो ये कैसा चिंतन है, जब वो कल्पना करता है कि उसके माता पिता जो है बाजार गए हैं तो उसके लिए खिलौने लेकर आएंगे, तो वो जो चिंतन होता है उसको हम कल्पनात्मक चिंतन कहते हैं। एक प्रकार का कल्पना किया जाता है। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है कि कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र चर कौन होता है। स्वतंत्र चर कौन होता है वो आपको बताना है। 3 चर होते हैं, ध्यान रखिएगा।
तो स्वतंत्र चर की बात करें तो वो हमारा विकल्प होगा शिक्षक। शिक्षक जो है स्वतंत्र चर होता है, छात्र जो है आश्रित चर होता है, और जो पाठ्यक्रम होता है ना वो मध्य चर के अंतर्गत आता है। तो हमारा विकल्प जो है ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, स्वतंत्र चर पूछा है। तो प्रश्न नंबर 24 है कि प्राथमिक कक्षाओं का निरीक्षण कई बार किया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? क्या कारण है जो प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण कई बार किया जाता है? प्रश्न नंबर 24 का ये विकल्प है कि शिक्षण अधिगम कार्य सुचारू ढंग से चलना। इसके लिए ऑप्शन बी है कि बालकों की पढ़ाई रुचिकर बना रहे, ऑप्शन सी है प्रधानाध्यापक के महत्व को बढ़ाना, और डी है अध्यापक को कक्षा कक्ष के नित्य उपस्थिति रखना। क्या कारण है जो कई बार प्राथमिक कक्षाओं का निरीक्षण किया जाता है, वो आप बताइए प्रश्न नंबर 24 का। ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो सुचारू रूप से चल रही है ना वो चल सके, इसके लिए प्राथमिक कक्षाओं का निरीक्षण किया जाता है। ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था और ऑप्शन भी काफ़ी अच्छे अच्छे दिए गए ताकि स्टूडेंट को फंसाया जाए उस प्रश्न में, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्न में से कौन सी विशिष्टता बालक की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो कौन सी विशिष्टता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है अध्यापक की अभिवृत्ति, बी अध्यापक का अनुक्रिया का स्वरूप, और सी अध्यापक का अनुभव, और डी है पर्याप्त सुविधाओं का होना। क्या विशिष्टताएं हैं जो बालकों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है? प्रश्न नंबर 25। तो अगर हम 25 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा हमारा पर्याप्त सुविधाओं का होना। ये जो है काफ़ी बालकों की उपलब्धि को प्रभावित करने में योगदान करता है। तो डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अनुभव से कोई रिलेटेड नहीं, बालक की अनुक्रिया का कोई इसमें महत्व नहीं, और बालक की अभिवृत्ति भी अध्यापक की अभिवृत्ति से भी कोई महत्व नहीं। अगर प्रभावित करेगा तो वो पर्याप्त उसको सुविधा जो मिल रही है ना वो उसको सबसे ज़्यादा उसकी उपलब्धि को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 26 है कि कक्षा शिक्षण तब सफल होता है जब कक्षा के सभी छात्र, ऑप्शन ए है चुपचाप शांत बैठे हों, बी प्रश्न पूछें और उत्तर देने में तत्पर हों, सी अध्यापक की हर बात लिख लेते हों, और डी साफ सुथरे स्कूल ड्रेस में हों। तो कक्षा शिक्षण तब सफल होता है जब कक्षा के सभी छात्र क्या करते हैं, वो करते हैं भैया प्रश्न पूछे और उत्तर देने में तत्पर हो। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा बी वाला विकल्प जो है 26 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है। देखिए यहाँ पर पेडागोजी में होता क्या है कि आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट ऑप्शन है वही ये तरीका होता है, और ये ऐसे प्रश्न ऐसे विकल्पों को चुनने में आपकी सूझ काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस भी आपके लिए ये ज़रूरी है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने कलेक्ट कर लाया हूँ। प्रश्न नंबर 27 है कि शिक्षण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? शिक्षण संबंध, ध्यान रखिएगा, किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए शिक्षण और विद्यार्थियों के मध्य, ऑप्शन बी है शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य, ऑप्शन सी शिक्षक और पाठ्यक्रम के मध्य, और शिक्षक विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य। तो शिक्षण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो वो आती है शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो डी वाला विकल्प हमारा 27 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है कि बालकों द्वारा रटना कम करने के लिए निम्न में से क्या सर्वोत्तम उपाय है? कौन सी उपाय है जो रटने की प्रक्रिया को हतोत्साहित या कम कर सकती है? सर्वोत्तम उपाय, ऑप्शन ए मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना, बी शिक्षण विधि में परिवर्तन करना, सी सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, और डी है पाठ्यगामी क्रियाओं को बढ़ावा देना। क्या प्रक्रिया अच्छी रहेगी जो रटनतम प्रणाली को कम कर सकती है? प्रश्न नंबर 28 का, और प्रश्न नंबर 28 का हमारा जो विकल्प होगा, देखिए कई लोग तो कई विकल्प चुनेंगे लेकिन इसका जो विकल्प होगा ना बी वाला विकल्प। अब देखिए यहाँ पर कई लोग सृजनात्मकता को जाएंगे, ऑप्शन पाठ्यगामी क्रियाओं को बढ़ावा दे इसके प्रति जाएंगे, लेकिन नहीं भाई, प्रश्न के अकॉर्डिंग ही आपको उत्तर मारना है। शिक्षण विधि में आप परिवर्तन करिए
तभी आप अपने जो रटनतम प्रणाली है उसको कम कर सकते हैं बालकों के लिए। सर्वोत्तम उपाय बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसीलिए कहा कि इसके प्रश्न तो अच्छे हैं लेकिन विकल्प भी इतने खतरनाक हैं कि आपको उसमें फंसा देंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, प्रश्न को मारिएगा, बताइएगा 30 में आपके कितने सही हुए। यदि कक्षा में उपस्थित सभी बालक कक्षा में न पढ़ने का निवेदन करे तो अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करेगा। अध्यापक उस समय ऑप्शन ए पढ़ाना बंद करेगा, ऑप्शन बी पढ़ने का आग्रह करेगा, ऑप्शन सी रुचिकर ढंग से सुनने सुनाने का कार्य करेगा और ऑप्शन डी प्रधानाचार्य को कक्षा में बुला लाए। क्या करेगा? तो जो अगर हम इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा विकल्प सी वाला सही हो जाएगा। रुचिकर ढंग से सुनने सुनाने का कार्य जो है शुरू करेगा, तभी तो उसमें उनकी रुचि आएगी तो फिर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सी वाला विकल्प 29 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है कि एक समूह की भांति कक्ष में बालकों के मनोबल को सर्वाधिक सशक्त रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। कौन सा कारक है जो बालकों के मनोबल को सर्वाधिक सशक्त रूप से प्रभावित करने वाला है? इसमें से ऑप्शन ए है समूह संजता, ऑप्शन बी सामाजिक परिपक्वता, ऑप्शन सी है संवेगात्मक समरूपता और ऑप्शन डी है समूह की एक रूपता। तो कौन सा एक समूह है जो बालकों के मनोबल को सर्वाधिक सशक्त रूप से प्रभावित करने का कार्य करता है? तो कौन सा मनोबल है? तो वो है सामाजिक परिपक्वता जो है वो सबसे ज़्यादा बालक की मनोबल को काफ़ी प्रभावित करने का कार्य करेगा। तो ध्यान रखिएगा डी वाला विकल्प जो है 30 का सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे 30 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने आपको पेडागॉजी केबीएस पेडागॉजी का प्रैक्टिस सेट दूसरा मैंने कंप्लीट करा दिया। जल्द ही प्रैक्टिस तीसरा लेकर आएंगे, उसमें भी 30 प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। बाकी चीज़ें वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।